हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल। यह वीडियो हमारे पीछे एक ज्योग्राफी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने महासागरों के जल प्रवाह और जलधाराओं के बारे में बात की थी। हमने हिंद महासागर के जल प्रवाह के बारे में बात किया था। आइए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इक्वेटर से जलधाराएँ निकलती हैं तब वो गर्म जलधाराएँ होती हैं। हम लोग गर्म जलधाराओं को रेड कलर से और ठंडी जलधाराओं को ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। ठीक, तो गर्म जलधाराएं जब इक्वेटर से निकलती हैं तो इनको, इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत रेखा। मुझे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया था और काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करिए। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, हर चीज़ का एक हिंदी अनुवाद बता सकूँ। तो इक्वेटर को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से निकलने वाली जलधारा को हम कहते हैं विषुवत रेखीय जलधारा। अगर वह विषुवत रेखा से दक्षिण मतलब साउथ की तरफ चली जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम। और अगर उत्तर की तरफ निकल जाती है तो हम इसको कहते हैं उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, यहाँ से दक्षिणीय विषुवत रेखीय जलधारा निकली, वह आगे गई, मेडागास्कर के आइलैंड से टकराती है और यह दो भाग में बढ़ जाती है। एक मोजाम्बिक से होकर निकलती है तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको मोजाम्बिक की जलधारा, और दूसरी मेडागास्कर से होकर निकलती है तो इसको हम लोग कहते हैं मेडागास्कर की जलधारा। आगे दोनों जलधाराएं आगे जाके एक ही जगह पे मिल जाती हैं और इसको एक धारा बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं अघुलास की जलधारा। ठीक, इतना हमने ये सब अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पढ़ा था। ये एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक ठंडे पानी की जलधारा आती होती है, बहुत ही तेज़ गति से, बहुत ही ठंडी जलधारा, जो अघुलास की जलधारा से आके सीधा टकराती है। इस टकराव की वजह से इस जलधारा की स्पीड बहुत कम हो जाती है और स्पीड के साथ साथ यह एक ठंडी जलधारा बन जाती है। और यह ठंडी जलधारा बन के इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है। क्योंकि यह जलधारा ठंडी होती है और बहुत धीमी होती है तो इसको हम जलधारा नहीं कहते, हम इसको जल प्रवाह कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में हम जानते हैं सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम। ठीक, सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम मतलब दक्षिणीय हिंद महासागर की जल प्रवाह। ठीक, सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम। और यह सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम ठंडी होती है, बिल्कुल ठंडी, और यह सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम जाके ऑस्ट्रेलिया से टकराती है। अगर एक ठंडी जल धारा या ठंडी जल प्रवाह जब किसी एरिया से टकराती है तो उसके आसपास का पानी बिल्कुल ठंडा होता है। धूप होने के कारण भी वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं हो पाता, पानी गर्म नहीं हो पाता, भाप नहीं बन पाता, भाप नहीं बनता तो बादल नहीं बनता, बादल नहीं बनता तो बारिश नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पे डेजर्ट एरिया बन जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल है। ठीक, इसी कारण ऑस्ट्रेलिया एक मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पे जल प्रवाह जो आया है वह ठंडे पानी का है। ठीक, अब यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में कंटिन्यू मतलब किया था, हमने कवर किया था। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या हुआ, अब यहाँ से एक ठंडे पानी की जलधारा यहाँ से यहाँ की तरफ आगे बढ़ी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की तरफ आगे बढ़ी। अगर जैसा मैंने बताया था, आपने ऊपर देखा भी होगा, हम लोग ये इस डोनेशन का इस तरह से हम लोग डायरेक्शंस को देखते हैं। ऊपर जाता है तो नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक, तो यही चीज़ अगर हम ऑस्ट्रेलिया पर करें तो ये वेस्ट में जाके, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में जाके जलधारा टकराती है। यहाँ से घूम के ये जलधारा ऊपर की तरफ जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीम। ठीक, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीम, इसको कहते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक, या जल प्रवाह, क्योंकि स्पीड बहुत कम हो चुकी है। ठीक, इस तरह से हमने इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दक्षिणी हिस्सा, हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम उत्तरी हिस्से के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था, उत्तर में क्या है, सबसे पहले विषुवत रेखा से निकलने वाली जलधारा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम, उत्तर से निकल उत्तर की तरफ जा रही है। अब यहाँ इधर जाके कहाँ टकरा रही है, सीधा आप देखेंगे तो सोमालिया में टकरा रही है। ठीक, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहें तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे मैप अटैच्ड है, उसी को प्रिंट करवा लें या चले जाएं, ₹1 का एक मैप आता है, एक वर्ड का नक्शा ले लें और इसको प्रैक्टिस करते रहें, तब वो आपके दिमाग में एक पूरा सिस्टम बन जाएगा इसका। सिर्फ यहाँ सुनने से या लिख लेने से नहीं होगा जब तक आप उसको बार बार मैप पे प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ से ये स्ट्रीम जाके सोमालिया से टकराती है। सोमालिया से टकरा के क्या होता है, इसका दिशा बदल जाती है, दिशा बदल के ये इधर की तरफ चली जाती है।
इधर जाती है क्योंकि सोमालिया से जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोमालिया की जलधारा या सुमेरु की जलधारा। ठीक, सोमालियन स्ट्रीम और सुमेरु स्ट्रीम। ठीक, यहां से ये घूम के, अब ये क्या है, यहां से गर्म है, घूमी, यहां पे भी ये गर्म जलधारा ही है। ओके, गर्म जलधारा ही है। ओके, उसके बाद ये आगे क्या होता है, आगे इसको हर तरफ से लैंड मिलता है। ठीक, यहाँ से आप देखिए ये हर तरफ से इसको बंद है, यहाँ जाके पानी अटक गया। ठीक, अब यहाँ अटक गया तो क्या हुआ, यहाँ रुका हुआ है, धूप हुई, ये भाप बन गया। भाप बन के क्या होता है, ये मानसून का रूप ले लेता है, और मानसून का रूप लेके ये क्या करता है, ये भारत में, पूरे भारत में बारिश कराता है। मानसून क्या करता है, बारिश कराता है। ठीक, तो इसी तरह ये मानसून का रूप ले लेता है और पूरे भारत में वर्षा कराता है। तो इसी के साथ हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन की सारी जलधाराएं कवर हो गई। ठीक, अब हिंद महासागर के बगल में क्या है, अटलांटिक। ठीक, अटलांटिक का महासागर है। अटलांटिक का महासागर किसके और किसके बीच में है, ये क्या है, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। ठीक, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक का महासागर है। इक्वेटर विषमत रेखा के नीचे है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई विषमत रेखा के नीचे है तो क्या है, साउथ है। दक्षिणी अटलांटिक, ऊपर है तो नॉर्दर्न अटलांटिक, हाँ, उत्तरी अटलांटिक। ठीक, फिर से शुरू करते हैं अब इधर की जल धाराओं को। हाँ, एक और चीज़, ठीक, मैं इसको शुरू करने के पहले आप लोगों को बता दूं कि नीचे नोट्स अटैच्ड हैं, जिस नोट से हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे, इसी नोट से हम लोगों ने पिछली बार पूरा कवर किया था। ठीक, हम लोगों ने ये नोट्स ऑलरेडी नीचे अटैच्ड हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे प्रिंट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए। ये नंबरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ये जो नंबरिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वहाँ पे लिख नहीं सकता बार बार, ये पूरी जलधाराओं का नाम पूरा वहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं वहाँ सिर्फ नंबर लिखता जाऊँगा कि ये कौन सी जलधारा है, ये कौन सी जलधारा है। ठीक, सिर्फ नंबर्स लिखूँगा। तो आप इन सब को एक कहीं पे अगर तुरंत प्रिंट नहीं कर सकते तो एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि मैं जब नंबर लिखूं तो आपको देख के बगल में समझ आ सके कि कौन सा नंबर कहाँ लिखा जा रहा है। ठीक, चलिए डन। तो अब आइए अटलांटिक पे आ जाते हैं। अटलांटिक की जलधारा में क्या है, सबसे पहले भाई इक्वेटर से विषमत रेखा से निकलने वाली जलधारा है। नीचे की तरफ चली गई तो क्या हुआ, सदर्न, ऊपर की तरफ चली गई तो क्या हुआ, नॉर्दर्न। ठीक, तो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम पहला नंबर है, ये हो गई उत्तरी विषमत रेखीय जलधारा। दूसरे पे है सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम, आप अपने नोट्स में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम, दक्षिणी विषमत रेखीय जलधारा। ठीक, ये गई और कहाँ पे टकराई, गई कहाँ टकराई, ब्राज़ील में। ठीक, ब्राज़ील पे टकराई, तो अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, इसका नाम बदल के हो गया ब्राज़ील की जलधारा, ब्राज़ीलियन स्ट्रीम। ठीक, ब्राज़ील की जलधारा और ब्राज़ील स्ट्रीम। ठीक, अब उसके नीचे मैंने जैसे कि यहाँ पे भी बताया था कि हिंद महासागर में भी यहाँ पे एक ठंडे पानी की जलधारा जा रही थी। ठीक, वह जलधारा कहाँ से निकली, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड। ठीक, फॉकलैंड आइलैंड, तो ये जलधारा फॉकलैंड आइलैंड से होकर निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फॉकलैंड की जलधारा। ठीक, ये कैसी है, ये बहुत ठंडी जलधारा है, ये हमने पीछे भी बात की थी। फॉकलैंड की जलधारा क्या है, बहुत ठंडी है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, फॉकलैंड की जलधारा। आप अपने इसमें देखिए, नोट्स में देखिए कितने नंबर पे है, 1 2 पे नहीं, 9 10। ब्राज़ील की जलधारा 11 नंबर पे है और फॉकलैंड की जलधारा आपकी 12 नंबर पे है। ओके, क्लियर, मैं इसको भी सही कर देता हूँ। ठीक, ये आपकी नॉर्दर्न इक्वेटोरियल 9 नंबर पे है और सदर्न इक्वेटोरियल 10 नंबर पे है। ये आपकी ब्राज़ील की जलधारा 11 नंबर पे है, फॉकलैंड की जलधारा 12 नंबर पे है। जो नीले से है वो ठंडी है, जो लाल से है वो गर्म है। हर बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, इनमें से कौन सी गर्म जलधाराएं हैं। ठीक, तो आप हमेशा याद रखिएगा फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। आपके नोट्स में ये चीज़ लिखी भी हुई है कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म। ठंडी जलधाराएं वैसे तो बहुत कम है और गर्म जलधाराएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा इतनी सारी गर्म निकली, ठंडी कौन सी निकली, फॉकलैंड की जलधारा, इंडियन ओशन ड्रिफ्ट, ठीक, सदर्न इंडियन ओशन ड्रिफ्ट और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीम या ड्रिफ्ट। ठीक, ये 3 ही अभी तक ठंडी निकली, बाकी सारी जलधाराएं गर्म निकली। ओके, अब क्या हुआ, ये जलधारा यहां से निकली, फॉकलैंड की जलधारा से टकराई, आगे आई, ये एक ठंडी जलधारा है। ओके, यहां से यहां टकराई।
अब आप खुद सोचिए कि ये यहाँ से यहाँ टकरा रही है तो इसका नाम क्या होगा। ठीक, ये यहाँ से यहाँ टकरा रही है तो इसका नाम क्या होगा। पहली बात तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ में किया था, ये क्या था, ये इंडियन ओशन था। ठीक, हिंद महासागर था। ठीक, साउथ में था तो सदर्न इंडियन ओशन, और इसकी स्पीड स्लो थी तो ड्रिफ्ट। तो इसी तरह ये क्या है, ये अटलांटिक में है, अटलांटिक में, सदर्न अटलांटिक में है, दक्षिणी अटलांटिक में है, ओशन ड्रिफ्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट जाके कहां पे टकराती है, साउथ अफ्रीका पे। ठीक, साउथ अफ्रीका क्या हुआ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का हुआ था उस तरह अफ्रीका का क्या हुआ, ये भी एक मरुस्थल बन गया। यहाँ के मरुस्थल को क्या कहते हैं, कहाँ टकराती है ये, निबीबिया में, तो इसको कहते हैं निबीबिया का मरुस्थल या निबीबियम डेजर्ट। ठीक, डेजर्ट ऑफ निबीबिया। और दूसरा कौन सा बहुत फेमस है, कालाहारी, डेजर्ट ऑफ कालाहारी एंड डेजर्ट ऑफ निबीबिया। ये कहाँ पे हैं, ये साउथ अफ्रीका में है। ये क्यों डेजर्ट बन गए, किस लिए, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट के टकराने की वजह से ये आज डेजर्ट हैं। क्यों, क्योंकि वो ठंडे पानी की जलधारा थी, जल प्रवाह थी, यहाँ का आसपास का पानी ठंडा रह गया, धूप हुई, भाप नहीं बना, और भाप ना बनने से क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो क्या हो गया, मरुस्थल बन गया। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद जलधारा फिर से घूम जाएगी, घूम के किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बेंगुला पे जाके मिल रही है। ठीक, बेंगुला, तो इसीलिए इसको कहते हैं बेंगुला की जलधारा। आपके नोट्स में 14 नंबर पे है बेंगुला स्ट्रीम। ठीक, बेंगुला की जलधारा हो गया, ये पूरा कंप्लीट। आपका सदर्न अटलांटिक जलधारा भी कंप्लीट हो गई। अब आइए ऊपर चलते हैं, नॉर्दर्न अटलांटिक जलधारा कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ही मैंने बताया था कि 9वें नंबर पे सबसे पहले जो उठेगी हॉट वाटर, ये गर्म होगी, और गर्म के साथ साथ ये क्या है, नॉर्थ में है, नॉर्थ विषमत रेखा के ऊपर है, तो उत्तरीय विषमत रेखीय जलधारा 9 नंबर पे है आपकी नॉर्दर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम। ये जाके कहाँ टकराती है, ये सीधा जाके क्यूबा के आइलैंड पे टकराती है। क्यूबा के आइलैंड पे टकरा के, जैसे मेडागास्कर में हुआ था पीछे, यहाँ आप देख सकते हैं मेडागास्कर में क्या हुआ था, मेडागास्कर में यहाँ पे टकराई थी और 2 हिस्से में बट गई थी। वही चीज़ यहाँ क्यूबा में भी होता है, ये यहाँ से आके आप क्यूबा पे टकराती है, क्यूबा पे टकरा के ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक का नाम पड़ता है फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा कितने पे हो गई, 17 नंबर पे। और दूसरे का नाम क्या पड़ा, एंडलीज की जलधारा। ठीक, ये मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं है, मैं उसको पुटअप कर दूंगा, आप लोग नाम याद कर लिए, एंडलीज की जलधारा। ये जलधारा फिर से एगुलास की तरह दोनों आके एक जगह पे मिल जाती है और एक सिंगल जलधारा बनाती है। गरम, अभी सब कुछ गरम चल रहा है, कहीं से कुछ ठंडा नहीं हुआ अभी तक। ठीक, कोई ठंडे पानी की स्ट्रीम नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि ठंडे पानी, ठंडा स्ट्रीम तो पोल से निकलती है। पोल कहाँ है, सबसे ऊपर, अभी तक वहां से इनका मिलन ही नहीं हुआ। ठीक, तो अब ये क्या हो गई, यहाँ पे ये एक महाधारा में बन गई। जो धाराएं हैं वो जितनी दूर तक ट्रेवल करती हैं उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाती है, जितनी लंबी दूरी तय करेंगी उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हुई, यहाँ से यहाँ बहुत तेज़ी स्ट्रीम में हो गई, इसकी स्ट्रीम बहुत तेज हो गई, तो यह एक महाधारा का रूप ले लिया। ठीक, और इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपके नोट्स पे 13 नंबर पे हैं। ठीक, 13 नंबर पे क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गई। अब आप देखिए, अब ये ऊपर पहुंच चुकी है गल्फ स्ट्रीम। ठीक, ऊपर आप एक चीज लिखा देखेंगे जिसका नाम है लैब्राडोर सी। ठीक, इस लैब्राडोर सी से ऊपर पोल्स की तरफ से भी एक जलधारा आती है। ठीक, यहां से, अरे सॉरी, ये ठंडी होती है। ठीक, ठंडी होती है तो ठंडी को नीले रंग से हम लोग करते हैं। ठीक, तो लैब्राडोर सी से एक जलधारा आती है इधर, वह आके गल्फ स्ट्रीम से टकराती है। अब इस बार क्या है, इसकी स्पीड स्लो है और इसकी स्पीड हाई है। गल्फ स्ट्रीम की स्पीड हाई है और लैब्राडोर की स्पीड स्लो है। तो ये क्या करता है, गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर को अपने साथ आगे घसीट ले जाता है। एक सेकेंड, घसीट के तो ले जाता है इधर आगे की तरफ। अब आप मुझे एक चीज़ का जवाब दो, चलिए, ये गर्म होगी या ठंडी होगी,
गरम या ठंडी? इस बार ये गरम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसका प्रभाव कम है, तो इसी वजह से यह आगे की तरफ जब जलधारा बढ़ेगी तो इसकी स्पीड स्लो होगी। स्लो तो होगी पर ये गर्म पानी की जलधारा होगी। ठीक, यहाँ पे फिर से ये जलधारा 3 दिशाओं में बढ़ जाती है। इस जलधारा को आप क्या कहेंगे? ये अब आप कहाँ पहुँच गए? देखिए, अब आप नॉर्थ में पहुँच गए, अटलांटिक के नॉर्थ में है। ये क्या कर रही है? ये भी बस इधर से इधर खींच ले गई और जल प्रवाह बन गई धारा से, तो इसको आप कहेंगे नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट आपके उस पे कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे। ठीक, ये कौन सी हो गई? 20 नंबर पे नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट अब 3 भाग में बढ़ जाएगी। अब यहां से नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट 3 भाग में बढ़ जाती है। आपको खुद दिख रहा है यहां से 3 रास्ते जा रहे हैं। एक ऊपर चली जाती है, ठीक, एक इधर चली जाती है नॉर्वे की तरफ, और एक नीचे आ जाती है। ठीक, अब ये 3 दिशाओं में बढ़ जाती है यहां से, इस जगह से। ठीक, यहां से यह 3 दिशाओं में बढ़ जाती है। एक चली जाती है ग्रीनलैंड की तरफ, एक चली जाती है नॉर्वे की तरफ, एक चली जाती है नीचे। ठीक, अब आप ये समझिए कि जो ग्रीनलैंड की तरफ जा रही है, ग्रीनलैंड में इतना ज़्यादा ठंडा है क्योंकि आप पूरा पोल पे पहुंच गए ना, ये पूरी तरीके से नॉर्थ पोल है। तो ग्रीनलैंड में इतनी ठंडी है कि यह जलधारा ठंडी हो जाती है। ठीक, तो ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी होती है। ठीक, अब इधर की बात करते हैं। इधर में शुरुआत में तो ये जलधारा गर्म होती है, आगे चल के फिर ठंडी होती है। पर ये जो जलधारा है, नॉर्वे की जलधारा, क्यों? क्योंकि वो नॉर्वे की तरफ जा रही है, तो जो नॉर्वेजियन जलधारा है वो क्या होती है? वो गर्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्वे की जलधारा गर्म होती है। इससे क्या होता है? आप ये देखिए, रशिया में एक पोर्ट है जिसका नाम है मरमस्क। मरमस्क के पोर्ट को ये जमने नहीं देती। क्यों नहीं जमने देती? क्योंकि यह एक गर्म पानी की जलधारा है जो कि यहाँ के पोर्ट को, मरमस्क के पोर्ट को जमने नहीं देती। रशिया का इकलौता, व्हाइट सी का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो कि नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि नॉर्वे की जलधारा गर्म होती है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो एक जलधारा नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर कोई चीज़ इतनी दूर से चली है और इतने सारी ठंडकों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची है, तो अब उसके अंदर की शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। ठीक, इसके अंदर की शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं और अब ये भी एक ठंडे पानी की जलधारा बन चुकी है। ठीक, ये भी एक ठंडे पानी की जलधारा बन चुकी है और इसको हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड सब पे मार्किंग कर ली जाए पहले। ग्रीनलैंड की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा आपके इसमें 18वें नंबर पे है आपकी ग्रीनलैंड की जलधारा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड जलधारा। 19 नंबर पे है आपकी नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वेजियन जलधारा, और 20 पे आपका ये हो गया ड्रिफ्ट, नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट, और 21वें नंबर पे है आपकी कनारी की जलधारा। कनारी की जलधारा एक ठंडे पानी की जलधारा है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये गल्फ स्ट्रीम इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे जब पहुँचता है तो उसकी स्ट्रीम अब एकदम ठंडी हो चुकी है। और आपको भी पता है कि अगर स्ट्रीम ठंडी हो जाती है तो क्या होती है? पानी भाप नहीं बन पाता। अगर पानी भाप नहीं बन पाता है तो क्या होता है? बारिश नहीं होती। बारिश ना होने से फिर क्या होता है? मरुस्थल बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका डेजर्ट बन रहा है? सहारा का डेजर्ट। सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक, अफ्रीका का। तो इसकी वजह से, ये कनारी की धारा की वजह से, ठंडे पानी की जलधारा की वजह से सहारा का डेजर्ट बनता है। ठीक, क्लियर है? तो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि प्रशांत महासागर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और प्रशांत महासागर आप अगर अपने वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे तो आधा इस तरफ पड़ता है और आधा इस तरफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है। दुनिया गोल होने के कारण वह इस तरह से होती है, पर जब हम उसको 2D 3D इमेज को 2D पे निकालते हैं तो प्रशांत महासागर आपको आधा इस तरफ दिखता है और आधा इस तरफ दिखता है, पर है वो एक्चुअली में एक साथ। तो अब हम प्रशांत महासागर अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। अगले वीडियो में हम प्रशांत महासागर भी कवर करेंगे और इससे रिलेटेड और चीज़ें भी कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।